चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था कौन सा बेटा? ठीक है बेटा सब बच्चे, टॉपिक था हमारे पास NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लो बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्लास नंबर 3, जो हम आखिरी क्लास में चर्चा कर रहे थे वो चर्चा थी हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैंने ये बता दिया था आपको कि अगर आपने एडवांसेस दिए हुए हैं तो उन पर PFDD कैसे बनाएंगे। अब अगर आपने कोई एसेट हायर परचेज पर दी तो बेटा ये भी तो एडवांस हो गया। भाई आप दो ही तो काम कर रहे थे, पैसा था, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? लोगों को उधार बांट दिया, टर्म लोन दे दिया, ओवरड्राफ्ट दे दिया या कुछ और दे दिया। और सिमिलरली एक काम और कर रहे थे आप कि एसेट खरीदी और वही एसेट किसी और को हायर परचेज बेसिस पर दे दी। तो याद करो बेटा, अगर कोई एडवांसेस थे तो उसके ऊपर प्रोविजन का क्या तरीका बताया था? बेटा रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 2 में किया था हमने ये। मैंने ये कहा बेटा सबसे पहले एडवांसेस को कैटेगराइज कर लो, या तो वो परफॉर्मिंग एडवांस होंगी। परफॉर्मिंग कौन सी होती हैं? जिस पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। इसी का दूसरा नाम भी दिया था बेटा, क्या था? स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन और ये एसेट, स्टैंडर्ड एसेट कब तक रहेंगी बेटा? रहेंगी अप टू 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। अगर ओवर ड्यू 3 महीने तक रहता है, अगर ओवर ड्यू इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट्स का ओवर ड्यू रहता है अप टू 3 महीने या 6 महीने। 3 महीने किस में था? बोलो बेटा, 3 महीने किस में था? NBFC, ये लो लिख देता हूं, NBFC, या चलो एक काम करते हैं ऐसे समझते हैं इसको। तो कुछ समय तक तो ये रहेंगी स्टैंडर्ड एसेट, और इसके बाद जैसे ये 3 या 6 महीने का समय पूरा होगा बेटा, अब ये क्या बन जाएंगी? अब ये बन जाएंगी NPA। अब NPA का मतलब बताया था बेटा नालायक बच्चा। अब कुछ दिन तक तो ये क्या रहेगा बेटा? ये तो रहेगा थोड़ा नालायक। ये लो, थोड़ा नालायक। बेटा याद आ रहा है थोड़ा नालायक? हाँ, और इसको हम कहते थे सब स्टैंडर्ड एसेट। जरा बताना, NPA में आने के बाद सब स्टैंडर्ड कब तक रहेंगी बेटा? ये रहेंगी या तो 12 महीने या 18 महीने तक। और वंस दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 18 मंथ्स इज कंप्लीटेड बेटा, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अब इसका नाम पड़ जाएगा ज्यादा नालायक। ये लो, ज्यादा नालायक, यानी बेटा हमने अंग्रेजी में इसे बोल दिया था डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स। और कब तक ये रहेगी डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में बेटा? ये रहेगी अप टू इन्फिनिटी। हाँ, इसके बाद यहां पर जब NBFC की कमिटी या RBI की कमिटी या NBFC के ऑडिटर्स बोलेंगे जी खामखा काय को इसे डाउटफुल में ढो रहे हो, तो एक काम करिए, उसके बाद इसे हम ट्रांसफर कर देंगे बेटा किस में? अब ये हो जाएगी लॉस एसेट्स। अब ये हो जाएंगी लॉस एसेट्स। तो बात आई प्रोविजन की। प्रोविजन कितना कितना बनेंगे? अगर सब स्टैंडर्ड है तो प्रोविजन बनेगा या तो 0.4% या 0.25%। अगर सब स्टैंडर्ड है तो प्रोविजन बनेगा 10%। डाउटफुल है तो चेक करना पड़ेगा कि सिक्योर्ड पोर्शन है या अनसिक्योर्ड है। अगर अनसिक्योर्ड हो तो 100%, सिक्योर्ड हो तो बेटा टाइम पीरियड चेक करना पड़ेगा। अगर अप टू 1 ईयर है, अगर 1 ईयर तक की बात है, अगर 1 ईयर तक की बात है तब तो प्रोविजन बनेगा
बेटा कितना था जरा बताना, 1 to 3 ईयर्स का, और यहां पर अबव 3 ईयर्स बेटा 20%, 30% एंड 50%। और अगर लॉस एसेट्स हैं तो इन पर भी प्रोविजन बनेगा 100% का। बेटा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर करा दिया था, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। अब पीएफबीडी अगर बनाना है एडवांसेस के ऊपर तो वो कैसे बनाएंगे। अब बात आई, अगर पीएफबीडी बनाना है एसेट्स पर गिवन ऑन हायर परचेज, बेटा दोनों ही टॉपिक बताया था मैंने आपको, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आई रिपीट, जितने भी क्वेश्चन आए आज तक सीए इंटरमीडिएट में, या तो इन एडवांसेस के ऊपर पीएफबीडी बनाना था या हायर परचेज पर पीएफबीडी बनाना था। क्लियर है, आप इस बात से समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑल्दो इसके बाद भी टॉपिक तो मैं और करूंगा अभी 2-3, एक हम नेट ओन फंड्स निकालना सीखेंगे और 1-2 टॉपिक और भी करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो यहीं से आज तक आया हुआ है सिर्फ। ठीक, तो टू बिगिन विद बेटा क्या शुरू करेंगे, जल्दी बोलो क्या शुरू करेंगे। हाउ टू क्रिएट प्रोविजन ऑन एसेट्स गिवन ऑन एचपी बेसिस या लीज बेसिस। जो आपने एसेट दी हुई है एचपी बेसिस पर, उनके ऊपर प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा 3 स्टेप में, 3-4 स्टेप में हम सारा काम करने वाले हैं। डालिए हेडिंग फटाफट से, मेरे साथ साथ डालिए हेडिंग फटाफट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एचपी एसेट्स या लीज। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एसेट आपने एचपी बेसिस पर दी, कैलकुलेट डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एचपी एसेट। जो आपने एचपी बेसिस पर दी थी, लिखें उसकी कॉस्ट कह लीजिए या कैश प्राइस कह लीजिए। बेटा कैश प्राइस याद आ रहा है, हायर परचेज चैप्टर में 1 लाख की एसेट थी, हायर परचेज पर 1,20 में दे दी थी, तो कौन सी लोगे यहां पर, कैश प्राइस 1 लाख रुपया लेंगे। लेस करिए इसमें से डेप्रीसिएशन 20% एसएलएम। सर ये 20% एसएलएम कहां से आया, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बेटा आरबीआई ने बोला हुआ है कि 20% का डेप लगाएंगे, तो बेटा ये आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, जल्दी बताओ, ये आ गया डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एचपी एसेट। डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एचपी एसेट यानी जो एसेट मैंने हायर परचेज पर किसी को दे रखी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है। अच्छा, दूसरा लिखिए स्टेप 2 लिखिए, कैलकुलेट बेसिक प्रोविजन। बेटा प्रोविजन 2 बार में कैलकुलेट होगा, एक होगा बेसिक प्रोविजन और दूसरा होगा एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा ये बताओ कितना उम्मीद लग रहा है, कितना पैसा आपका डूब जाएगा अगर जिसको आपने एसेट हायर परचेज पर लेकर दी, अगर वो पेमेंट ना करे तो कितना पैसा डूब जाएगा, उसी का तो प्रोविजन बनाना होता है। तो बताओ बेटा क्या क्या, इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू। बेटा ये वो इंस्टॉलमेंट है जो उसने अभी तक नहीं दी, मैं मांग चुका हूं लेकिन अगला देने को तैयार ही नहीं है।
इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। भाई एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट, कुल मिलाकर कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं? ये वो पैसा है जो मेरा अधर में लटक गया। भाई अगला पैसे तो दे नहीं रहा, तो डाउट क्रिएट हो गया ना बेटा। बोलो बेटा, डाउट क्रिएट हो गया। डाउट क्रिएट हो गया क्योंकि पार्टी पैसा नहीं दे रही थी, तो इंस्टॉलमेंट जितनी आज तक ड्यू हो गई बेटा ये अधर में लटक गई। साथ में कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसी भी तो हैं जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई थी, क्या वो मिल जाएंगी? इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू। बेटा हिंदी करते चलना, ये देखो ना, ये वो पैसा जो ड्यू हो गया, जो मांग लिया लेकिन नहीं दिया। ये वो पैसा है जो अभी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, मांगी भी नहीं, बेटा ये भी डूब जाएंगी। ओह, ये पार्टी सस्पेक्टेड हो गई, तो जो किस्तें मांग चुका हूं ना तो ये वो देगा, और जो मांगी ही नहीं वो तो पक्का ना मिलेंगी, ये भी नुकसान। बोलो बेटा फटाफट से, नुकसान है कि नहीं है? लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू हैं, क्या ये सारा नुकसान है? इसमें कुछ ब्याज भी तो होगा, ब्याज भी तो, ये इंस्टॉलमेंट तो ब्याज के बाद हैं, तो आज अगर नुकसान की बात करें तो फ्यूचर में जो ब्याज मिलना था, यानी फ्यूचर इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू लेस कर दिया। बेटा समझने का प्रयास करो, मैं सिर्फ ये निकालना चाहता हूं कि भाई जो एसेट आज मैंने एचपी बेसिस पर दी हुई है, पार्टी ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो भाई कितने पैसे डूब जाएंगे मेरे? एक तो जो इंस्टॉलमेंट मांगी नहीं मिली वो डूबने का खतरा है, जो मांगी ही नहीं वो भी डूबने का खतरा है। लेकिन एक बात और, जो मांगी नहीं इस पर जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो भी ड्यू भी तो नहीं हुआ, तो वो नुकसान कहाँ है मेरा? वो तो आगे भविष्य में होता, ड्यू होता तब कमाता, ना भविष्य में ड्यू हुआ ना वो कमाई हुई मेरी अभी तक, तो इसलिए मैंने उसको लेस कर दिया। ये तो भविष्य में ड्यू होता इंटरेस्ट, तो जब भविष्य तक पहुंच ही नहीं रहे, आज की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस कर दिया। अच्छा एक बात और, जब पार्टी पैसा नहीं देगी, हायर परचेजर पैसा नहीं देगा, याद करो मेरे पास क्या कॉन्सिक्वेंस अवेलेबल था, ग्रुप 1 चैप्टर हायर परचेज, याद करो। अगर हायर परचेजर मुझे पैसा ना दे, ग्रुप 1 याद आ रहा है बेटा? ग्रुप 1 में चैप्टर था एक हायर परचेज, वहां बताया था अगर हायर परचेजर पैसा पे ना करे तो क्या कॉन्सिक्वेंस अवेलेबल था मेरे पास? बोलो बेटा। यस, वी कैन रीपजेस द गुड्स, वी कैन रीपजेस द गुड्स। तो बेटा समझो, मान लेते हैं 5 किश्तें थी 1,000 की जो मांग चुका हूं, अगला दे नहीं रहा। 12 किश्तें थी 1,000 की जो अभी ड्यू भी नहीं हुई, बेटा ये डूब जाएंगी, ये डूब जाएंगी। लेकिन जो 12 किश्तें अभी ड्यू होने वाली हैं 1,000 की, इनमें कुछ ब्याज भी तो होगा। लेट्स से 200 का ब्याज होगा, गलत कह रहा हूं वैसे मैं ये समझने के लिए, 2400 रुपए। ओहो, तो मेरा जानते नुकसान कितना? 17,000 की किश्तें, उसमें 2400 ब्याज हटा दूं तो बेटा कितना बैठ जाएगा? 14,600 रुपए डूब जाएंगे मेरे। लेकिन बेटा एक बात और, जब हायर परचेजर पैसा नहीं देगा तो एसेट वापस छीन लाओगे, रीपोजेशन बोलते थे, रीपोजेशन। बेटा एसेट छीन लाओगे तो लो बेटा भरपाई और हो गई। बताना, एसेट छीन लाओगे तो एसेट कितने की? यही तो निकाला था, ये रहा, डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एचपी एसेट। कहां से आया ये? जो स्टेप 1 से आया था। तो बेटा ये आ गई हमारे पास प्रोविजन। भाई 14,600 इसमें से लग रहा है जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू है वो 10,000 की, 10,000 की तो एसेट ही ले आऊंगा छीन कर। तो कुल मिलाकर अगर पार्टी ने मना कर दिया तो बेटा कितने पैसे डूब जाएंगे? 4,600 रुपए डूब जाएंगे। तो बेटा प्रोविजन कितने की आवश्यकता है, जल्दी बताओ?
फटाफट से बोलो बेटा, कितने की आवश्यकता है? यानी ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है बेटा 4600 जो भगवान भरोसे है। क्या है बेटा ये लो भगवान भरोसे। तो बेटा भगवान भरोसे है, इसकी कोई मेरे पास सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो इस पर प्रोविजन बना लेंगे इतने अमाउंट का। बेसिक प्रोविजन तो ये बनेगा, क्या बन गया ये? बेसिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन यहां पर सिर्फ इतने से बात ना बनेगी, पहले इतना नोट करो, उसको हटाऊंगा। कुछ मेरे को एडिशनल प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, कुछ एडिशनल प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर, और कितना बनाना पड़ेगा, उसकी बात करेंगे अभी। पहले इसको नोट करिए, करो नोट फटाफट से नोट करें इसे। भाई जो पैसे का डाउट लग रहा है उसी पर प्रोविजन बनाओगे ना। ये किस्तें मांग चुका था, ये अभी और मांगूंगा, लेकिन इसमें कुछ ब्याज भी है, तो उसे तो छोड़ ही दो, तो इनकम ही थी मेरी, नहीं मिली सो नहीं मिली। तो कुल मिलाकर 14600 मुझे अपने खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हायर परचेजर पैसा नहीं देगा तो एसेट भी तो छीन लाऊंगा। तो वो एसेट 10,000 की है, ये नहीं ना, एसेट आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से 10,000 की है, तो ये 10,000 और घटा दिए, 4,600 रुपए भगवान भरोसे। तो इस भगवान भरोसे जो है उसका प्रोविजन बना लेंगे, उतने का हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे 4,600 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अब एक दिक्कत और भी है, क्या लगता है आपको? ये जो एसेट आप छीन कर लाए, ये जो एसेट आप छीन कर लाए, आरबीआई कहती है इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है डेप लगने के बाद। क्या ये 10,000 में बिक जाएगी? क्या ये 10,000 में बिक जाएगी? तो यहां पर कहा गया नहीं भाई, ये भी डाउट है, पुरानी एसेट है, आरबीआई कह रहा है वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि 10,000 में बिक जाए। जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही कम रिकवरी, उतनी ही रिकवरी के चांसेस कम। तो आपको एक एडिशनल प्रोविजन और बनाना पड़ेगा इस 10,000 पर, क्योंकि हो सकता है 10,000 में से, समझो अगर इस एसेट को छीने हुए अभी एक आध महीने बाद ही की बात हो तो शायद पूरे मिल जाएं, एक साल बाद और कम हो जाएंगे, फिर 10,000 रिकवरी ना होगी, फिर और कम हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो एक एडिशनल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट और भी है, लिखिए स्टेप नंबर 3, इसको रब करूंगा यहां से मैं। और एग्जाम में आई रिपीट जितने क्वेश्चन आए हैं वो एडिशनल प्रोविजन निकालने को लेकर ही आए हैं कि कैलकुलेट एडिशनल प्रोविजन इफ द एसेट इज गिवन ऑन हायर परचेज बेसिस। जितनी बार भी क्वेश्चन आए हैं वो एडिशनल प्रोविजन के आए हैं, स्टेप नंबर 3 पर आए हुए हैं, पढ़िए। लेकिन मैंने बेस बताया आपको कि स्टेप नंबर 3 आया कहां से, लिखिए कैलकुलेट एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टेप नंबर 3। कैलकुलेट एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लो बेटा, जो एडिशनल प्रोविजन है वो कैसे बनेगा, बनाइए इसमें 2 कॉलम, इसको हटा रहा हूं मैं, स्टेप 2 को भी यहां से जरा फटाफट से नोट करिए, अगर नहीं किया है तो फटाफट से नोट कर हटाना पड़ेगा मुझे। ये ड्यूरेशन ऑफ डिफॉल्ट इन ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट, कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट्स थी डिफॉल्ट करे हुए कितना टाइम हो गया है, और रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
अगर हुए हैं अप टू 12 मंथ्स तो 0%। अगर 12 मंथ्स से अप टू 18 मंथ्स, बल्कि इसको एक मिनट रुकिए, फ्रॉम 12 मंथ्स टू अप टू 24 मंथ्स, एक साल का गैप है। 24 मंथ्स टू अप टू 36 मंथ्स। बेटा स्टेप 2 हटा रहा हूं यहां से अब मैं, ये स्टेप 2। उसके बाद फ्रॉम 36 महीने टू अप टू 48 मंथ्स। बेटा दिख रहा है, 1 साल तक डिफॉल्ट हुए भी 1 साल ही हुआ है, तो कोई एडिशनल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जितने में एसेट छीन कर लाए थे हम मान रहे हैं उतने में बिक भी जाएगी, हम मान रहे हैं उतने में बिक भी जाएगी। लेकिन अगर एसेट ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स के डिफॉल्ट में 1 साल से अधिक का समय हो गया है तो आप 10% प्रोविजन एडिशनल और बनाएंगे। वो जो स्टेप 2 में बना कर आए हैं वो तो बनाएंगे, साथ में एडिशनल 10% प्रोविजन और बनेगा। वरना 40% अगर 2 साल से ज्यादा है, 3 साल से, चौथे साल में एंट्री कर ली है 70%, और अगर अबव 48 मंथ्स हैं, 4 साल से ज्यादा, तो बेटा 100% एडिशनल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। ये किसका बनेगा? ऑफ 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, ऑफ नेट बुक वैल्यू, ऑफ नेट बुक वैल्यू, ऑफ नेट बुक वैल्यू। बेटा नेट बुक वैल्यू क्या है? वेयर नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एचपी एसेट। ये जो स्टेप 1 में निकाली थी जो स्टेप 1 में निकाली थी उस पर एडिशनल प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। लॉजिकल है बेटा, बिल्कुल लॉजिकल है। समझो, फिर से समझो एक बार, बिल्कुल लॉजिकल है भाई। अगर एसेट जो छीन कर लाए हो, आपने ये मान लिया जितने में छीनी उतने में ही पैसा रियलाइज हो जाएगा, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बहुत पुराना हो गया किस्सा, तो अगर उसे 12 महीने तक ही ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स का टाइम हुआ है तो कोई एडिशनल प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 साल से अधिक हो गया है और 2 साल से कम या 2 साल तक तो 10%, 2 साल से अधिक और 3 साल तक 40% बनाइए, वैल्यू मतलब और कम मिल पाएगी। और अगर 4 साल से अधिक हो गया है तो भाई साहब देखो ना कितनी पुरानी एसेट है, अब कहां उसका कुछ मिलेगा, बहुत मुश्किल है। वो जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू निकाल रखी है, मुश्किल ही है भाई साहब कुछ मिल पाए। तो इसलिए उस पर 100% ऑफ द एडिशनल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। कल को मिल गया तो मिल गया, कोई बात ही नहीं है, प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। लेकिन प्रोविजन बनाना, अच्छा प्रोविजन का मतलब क्या है? क्या मैंने प्रोविजन बनाया डेटर्स के ऊपर तो क्या पैसा मिलेगा ही नहीं? हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। प्रोविजन का मतलब सिर्फ एस्टिमेशन ही तो है कि शायद कल को पैसा ना मिले, तो कल को शायद कुछ नुकसान हो जाए, उसको आज ही बुक कर लो। यही काम मैंने किया। हो सकता है एसेट को बेचकर कम या ज्यादा मिल जाए, कोई बात नहीं, तब हम रिवर्स कर देंगे प्रोविजन को। फिलहाल तो नोट करिए, नोट करिए बेटा ऐसे, एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नोट कर लें बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए। एक
क्वेश्चन चलिए मैं लिखवाता हूँ आपको इसके ऊपर बेस्ड, वो आप करके देंगे। एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए एक, झटपट से इसको नोट करें। सीए फाइनल में आया हुआ है, वही क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। बेटा झटपट से नोट कर लो, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट कर लेगा। सर हमने कर लिया है, शाबाश शाबाश। बेटा दो ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक तो पीएफबीडी बनाना एडवांसेस के ऊपर, और एडिशनल प्रोविज़न बनाना किसके ऊपर? एचपी एसेट्स के ऊपर, गिवन ऑन एचपी एसेट्स, एचपी बेसिस। सुनिए, लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखिए बेटा एक एग्जाम्पल, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हुए हैं, वो हम करेंगे कवर बाद में। फिलहाल एग्जाम्पल लिखिए एक, ये लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा मैं आपको, सिर्फ कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। एसेट, एसेट थी भाई, मैंने एसेट दी एचपी बेसिस पर। कौन कौन सी? मैंने एक तो दिया एलसीडी, एक दी मैंने वॉशिंग मशीन, एक दिया मैंने रेफ्रिजरेटर एचपी बेसिस पर, और फिर दिया था मैंने एक एसी एचपी बेसिस पर। इस पर इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो चुका था। कितने दिन हो गए? पीरियड ओवर ड्यू के, और कितना इंटरेस्ट का अमाउंट था। तो जो जितने दिन हो गए इस पीरियड को ब्याज को ओवर ड्यू हुए, वो उसने बताया अप टू 12 मंथ्स। यहां पर हुए 24 मंथ्स, 30 महीने हो गए ओवर ड्यू हुए, और एसी में 45 महीने हो गए इंटरेस्ट ओवर ड्यू हुए। एलसीडी पर 12 महीने हो गए हैं, और कितना अमाउंट ओवर ड्यू था? 480, 102, 50.5, 26.5 करोड़ इन करोड़। ये सारी फिगर्स दी हुई हैं आपको बेटा करोड़ में। और उसके बाद नेट बुक वैल्यू भी निकाल कर दे दी। नेट बुक वैल्यू ये भी दे दी इन करोड़, यानी स्टेप 1 करके दे दिया मैंने आपको 20123.00 करोड़। वॉशिंग मशीन दे रखी हैं 2410 करोड़ की, 1280 करोड़ की, और 647 करोड़ की। लो बेटा खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीए फाइनल में 2014 में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। ये आपको बताना है कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। एडिशनल प्रोविजन, रेट ऑफ एडिशनल प्रोविजन और अमाउंट ऑफ प्रोविजन। बताओ बेटा, अप टू 12 महीने चेक करो, चेक करो, ये ध्यान रखना। देखो आप चेक करेगा वो आपको पता होना चाहिए 12 महीने फर्स्ट स्लैब में है या सेकंड स्लैब में है। बेटा कहां है जरा बताओ। अप टू 12 महीने, 12 महीने तक तो 0% है। 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने तक, 24 महीने तक सेकंड स्लैब है। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 24 महीने तक सेकंड स्लैब है। उसके बाद बताओ बेटा 30 महीने, 36 महीने तक की थर्ड स्लैब है ना 40%, और 48 महीने तक, दैट्स इट।
is the amount of additional provision required to be made in case of HP assets। बेटा ठीक है, करो फटाफट से नोट, खत्म। बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए, अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है ये। परसेंटेजेस मैंने बता दी हैं। अच्छा, परसेंटेज किस पर अप्लाई करेंगे? दिस रेट ऑफ एडिशनल प्रोविजन परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑन नेट बुक वैल्यू। ये इंटरेस्ट कितना ओवर ड्यू था इस बात से कोई मतलब नहीं है। दिस फिगर इज इररिलेवेंट। बेटा इररिलेवेंट फिगर है ये, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो, जल्दी नोट कर लो। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल और भी हैं, क्वेश्चंस हैं जो मैंने असाइनमेंट में डाले हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम है, किसी में 1-2 चीज़ बढ़ गई, किसी में 1-2 चीज़ कम हो गई। तो ये 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा यहां पर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट ओन्ड फंड्स। क्या चीज है जरा देखते हैं ये। सुनिए, एनबीएफसी बेटा रूल ये कहता है कि कोई भी एनबीएफसी कैन नॉट ऑपरेट इन इंडिया अगर बेटा इस एनबीएफसी की this NBFC, if the net owned funds, वैसे मोटा मोटा नाम समझ में आता है ये, नेट ओन्ड फंड्स, मेरा खुद का पैसा, पब्लिक से नहीं लिया हुआ, मेरा खुद का पैसा अगर इज रुपीज 200 lakhs और मोर, अगर मैंने पैसा लगाया हुआ है 200 लाख या उससे अधिक का, रूल क्या कहता है 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपया, 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपया। बेटा अगर मैंने 200 लाख या उससे अधिक के फंड्स अपने खुद के लगाए हुए हैं तो बेटा कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बड़ी एनबीएफसी हो, और अगर आप बड़े हैं तो you cannot operate in India without going for registration is required with RBI। आपको भाई साहब कंपनीज एक्ट में तो रजिस्ट्रेशन है ही आपका, आप एनबीएफसी बने ही तब हो जब आपका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था, चाहे वो 1956 की हो या कंपनीज एक्ट 2013 हो, लेकिन साथ में आपको आरबीआई के पास भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। याद करिए, जैसे कोई कंपनी होती थी और अगर उसने लिस्टिंग भी करा रखी है, स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड भी है, तो उसको सेबी की बात भी माननी पड़ती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनीज एक्ट की भी सुनेगा और सेबी की भी सुनेगा। सेम इज द केस हियर। बोला भाई अगर आप ज्यादा बड़े आदमी हैं तो आपके ऊपर तो शिकंजा क्या कसना पड़ेगा, अब आपको आरबीआई के पास भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आरबीआई की भी सुननी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो
रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड विद आरबीआई। हाँ, अगर 200 लाख, अच्छा 200 लाख है, पूरा 200 लाख है, बताओ फटाफट से, बढ़ाओ फटाफट से, बिना देखे बताओ, अगर पूरा 200 लाख है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं करेगा? सर दिख रहा है नालायक, 200 लाख है एग्जैक्टली, तो यस आप बड़े आदमी हैं, आपकी कंपनी बड़ी है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड विद विद आरबीआई। लेकिन हाँ 200 लाख से कम है तो नहीं जरूरत है। अब बात आती है सर हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट ओन्ड फंड्स। इसकी कैलकुलेशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सीए फाइनल में, बस ये लास्ट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। नेट ओन फंड्स, हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट ओन फंड्स। वर्ड्स एज द वर्ड सजेस्ट, नेट ओन्ड फंड्स, मेरा खुद का पैसा, नेट मेरा कुल मिलाकर कितना पैसा मैंने एनबीएफसी में लगाया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी फॉर्मूला है वो सीखेंगे, पहले नोट कर लिया बेटा सबने, लिखो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड्स लिखेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड्स, कुछ चीजें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट ओन फंड्स। चलिए डालें हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड्स। किसी एनबीएफसी की बैलेंस शीट दे देगा और बोल सकता है कि इसके नेट ओन फंड्स निकाल के बताइए, तो क्या क्या आएगा इसमें? पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन कन्वर्टिबल पोर्शन ओनली। बेटा समझ में आ रहा है? अगर कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो सिर्फ वो आएंगे, इक्विटी तो आएंगे ही, मेरा खुद का पैसा है, प्रेफरेंस भी सिर्फ वो आएंगे जो कल को इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। फ्री रिजर्व्स, भाई ये सारा पैसा भी तो मेरा है, हाँ, एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट का रीवैल्यूएशन किया, वैल्यू बढ़ा दी थी, वो प्रॉफिट होता है जो कमाया नहीं गया अभी तक। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व ऐड कर दीजिए। कैपिटल रिजर्व मुनाफा है ये भी, लेकिन कौन सा? मेड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट बेचकर जो मुनाफा हुआ, यानी ये वो मुनाफा है कैपिटल नेचर का जो रियलाइज हो चुका है। इन सबको जोड़िए और फिर माइनस करेंगे, लेस करेंगे बेटा लॉसेस। कोई लॉसेस हैं, लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड, कोई पुराने लॉसेस पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो माइनस करिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपके कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो घटाइए। सिमिलरली कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, वो भी घटाएंगे, तो नाउ यू विल गेट ओन फंड्स। बेटा अब आपको मिलेगा ओन फंड्स। चाहिए क्या मुझे? नेट ओन फंड्स चाहिए। पहले यहां तक नोट करो, ओन फंड्स। भाई ये मेरा सारा खुद का पैसा है, ये मेरा सारा खुद का पैसा है। देखो ना, इक्विटी कैपिटल है मालिकों की, प्रेफरेंस में भी सिर्फ वो पोर्शन जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजर्व्स मेरे हैं, प्रीमियम मैंने कमाया, कैपिटल रिजर्व कोई एसेट बेचकर था तो वो लॉसेस मेरे हैं कोई अगर, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल एसेट्स, तो माइनस कर दिया, यू विल गेट द ओन फंड्स। अब इस पैसे में से अगर आपने कुछ पैसा
इस पैसे, ये सारा पैसा तो मैंने लगाया हुआ है बिजनेस में, दिख रहा है बेटा आपको, हिंदी करके बता रहा हूं मैं आपको, ये सारा वो पैसा है जो मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है। इसमें से अगर कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्या करोगे इस पैसे का? एनबीएफसी क्या करेगा सर? या तो लोगों को एडवांसेस दे देगा, लोन, ओवरड्राफ्ट, या ये इन्वेस्ट कर देंगे हम। इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी। मेरी कोई ग्रुप कंपनी है, अब ये ग्रुप कंपनी क्या होता है बताता हूं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ग्रुप कंपनी में, वो यहां से माइनस करेंगे। भैया आपने पैसा लगाया एनबीएफसी में, या आप पैसा लाए हो कि मुझे एनबीएफसी चलानी है, ये मेरा खुद की पूंजी है, लेकिन आपने पूंजी लगा दी वो अपनी ही ग्रुप कंपनी में, उसके शेयर्स, डिबेंचर्स खरीद लिए ना, वो नहीं करने देंगे। कितना नहीं करने देंगे? विच इज अबव 10% ऑफ ओन्ड फंड्स। समझाता हूं अभी। आपने 2000 करोड़ रुपए आपका ओन फंड्स है, आपने अपनी ही कंपनी की शेयर डिबेंचर खरीद लिए, और वो खरीद लिए लेट्स से 240 करोड़ के। अपना पैसा अपनी ही कंपनी में लगा दिया। हिंदी कर पा रहे हो? अपना पैसा अपनी ही दूसरी कंपनी में लगा दिया। लगा सकते हो, लेकिन हम अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा? विच इज अबव 10% ऑफ ओन फंड्स। ओहो, माने 200 करोड़ तक लगा लेते, हमें कोई एतराज नहीं है। 200 करोड़ तक लगा लो अपनी कंपनी में, इससे ऊपर लगाओगे तो उससे एतराज है, इसको हम नहीं मानेंगे। आपकी अब नेट ओन्ड फंड्स हो जाएंगी कितनी बेटा? 160 करोड़। यानी जो पैसा आपका एनबीएफसी के लिए माना जाएगा, गलत कर दिया मैंने, गलत माइनस कर दिया, 1960 करोड़। आप ये ना कहें कि 2000 करोड़ मैंने एनबीएफसी में लगा दिए। भाई साहब 240 तो खुद की कंपनियों में लगाए हैं आपने, और रूल कहता है 200 तक लगा देते चल जाता, इससे ऊपर लगाया वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। यानी कि आपका 1960 करोड़ की नेट ओन फंड्स माने जाएंगे। बेटा क्लियर है? अब सर ये इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी का मतलब क्या? बेटा सबसे पहले समझो, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी देखना जरा, ये ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है? ग्रुप कंपनी का मतलब क्या? देखो, ग्रुप कंपनी का मतलब है मेरी कोई होल्डिंग कंपनी या मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी। समझते हैं होल्डिंग सब्सिडरी की? नहीं समझते हैं? या फिर मेरी कोई फेलो सब्सिडरी। देखो ये मेरी कंपनी है, मैंने किसी के 50% से अधिक शेयर लिए हुए हैं, तो बेटा मेरी कौन हो गई है? सब्सिडरी। मेरे शेयर किसी ने 50% से ज़्यादा लिए हुए हैं, किसी ने मेरे शेयर्स 50% से अधिक लिए हुए हैं, तो मेरी होल्डिंग। मैंने किसी के 50% से अधिक लिए हुए हैं, तो मेरी सब्सिडरी। ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? ठीक। अब इसने किसी और के भी लिए हुए हैं 50% से अधिक, क्या मेरा और इसका कोई रिलेशन है? ये मेरी होल्डिंग, ये मेरी सब्सिडरी, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम दोनों ही सब्सिडरी हैं इसके,
तो ये हो गई मेरी फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सी। यानी अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में होल्डिंग के या अपनी सब्सिडरी के या अपनी किसी फेलो सब्सिडरी के, तो इन सब को यहां पर टोटल करके वो 10% ऑफ ओन्ड फंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप कंपनी का मतलब है मेरी होल्डिंग कंपनी या मेरी सब्सिडरी कंपनी या मेरी फेलो सब्सिडरी कंपनी। बेटा ठीक है, बोलो बेटा फटाफट से वो चार्ट भी ना कॉपी कर लीजिएगा, वाला काम आएगा। वैसे मैंने ये कहीं और भी पढ़ा रखा है आपको, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एएस था, वहां हमने किया हुआ था। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट किसे कहिएगा? इन्वेस्टमेंट चाहे वो इक्विटी शेयर्स में हो, प्रेफरेंस शेयर्स में हो, डिबेंचर्स में हो, बॉन्ड्स में हो, लोन्स में हो। मैंने अपनी ग्रुप कंपनी को कुछ भी दे रखा हो, द वर्ड इन्वेस्टमेंट की डिटेलिंग, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स या ऐसे ही कुछ और, अगर आपने ग्रुप कंपनी को पैसा दिया हुआ है, अपनी ही किसी का दे दो। आपने एनबीएफसी बनाई, जितना पैसा घर से लाए उसमें से 10% तक लगा देते अपनी दूसरी ग्रुप कंपनीज में, मैं अलाउ कर देता। लेकिन बेटा आपने तो 10% से भी ऊपर अगर लगा दिया तो वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। आपने 240 करोड़ लगा दिए थे, याद करो, 200 करोड़ तक अलाउड था, तो 40 करोड़ हटा दिए। मैंने कहा आपने एनबीएफसी में आपकी जो नेट ओन फंड्स हैं वो 1940 करोड़ के हैं, एज पर द एग्जाम्पल। बात आई ग्रुप कंपनी किसे कहेंगे? मैंने किसी कंपनी के 50% से शेयर ज्यादा खरीदे हुए हैं, मेरी सब्सी मेरी ग्रुप कंपनी में आएगी। किसी ने मेरे 50% से अधिक शेयर खरीदे हुए हैं, मेरी होल्डिंग है, मेरी ग्रुप कंपनी में आएगी। इसी होल्डिंग ने किसी और के भी 50% से अधिक खरीदे हुए हैं, ये जो है लेवल पर, ये मेरी हो गई फेलो सब्सी। यानी हम दोनों ही एक होल्डिंग के अंडर आ रहे हैं। आई होप ठीक हो गई बात। एक होल्डिंग, इसके नीचे मैं भी हूं, इसके नीचे दूसरी सब्सी भी है, तो हम दोनों ही क्या बन गए? अब हम दोनों बन गए बेटा फेलो सब्सिडरी। आई होप ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो। और इन्वेस्टमेंट चाहे आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीद लो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी खरीद लीजिए, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में ही आएगा। बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए। हमारी चर्चा आज की यहीं पर समाप्त हो गई। ठीक है बेटा, चलिए आज की चर्चा यहीं फिनिश कर रहे हैं, इसके आगे शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बाय।